नमस्कार। भारतीय भूगोल के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक संरचना की एक बेहद शानदार टोपोग्राफिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं, बिल्कुल नॉर्थ से लेके साउथ तक। इन पहाड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, आज हम हर एक फैक्ट को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या पहाड़ सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं। सदियों से इन प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं ने एक विशाल दीवार का काम किया है। इन्होंने बाहरी आक्रमणों को रोका है, हमारे मानसून को दिशा दी है और यहाँ तक कि भारत के अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार भी दिया है। सच कहूँ तो भूगोल का ये वो हिस्सा है जिसने हमारे इतिहास को भी अपने हिसाब से मोड़ा है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पे नजर डाल लेते हैं। अरावली के प्राचीन रक्षकों से शुरू करके हम विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी तक जाएंगे। और हाँ, आखिर में एक मास्टर कंपैरिजन टेबल भी देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम आने वाली है। तो हमारी पहली मंजिल है भारत की प्राचीन रक्षक अरावली पर्वत श्रृंखला। देखिए, अरावली कोई आम पहाड़ी नहीं है। ये दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वतों में से एक है। करोड़ों साल पहले पता है क्या था? ये भी हिमालय जितना ही विशाल हुआ करता था। लेकिन सोचिए, लाखों करोड़ों सालों तक हवा, बारिश और मौसम की मार ने इसे एक रेगमाल की तरह घिस दिया है। और अब ये केवल एक अविशिष्ट पर्वत या कह लीजिए रेजिजुअल माउंटेन का ढांचा भर रह गया है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1722 मीटर्स। ये राजस्थान के खूबसूरत माउंट आबू में स्थित अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की हाइट है। एग्जाम्स में अक्सर आपको यहीं फंसाने की कोशिश की जाती है, पर इसे याद रखने की एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है मेरे पास। देखिए, अरावली सबसे प्राचीन है, राइट? और प्राचीन काल में गुरु हमेशा शीर्ष पर यानी सबसे टॉप पर होते थे। बस ये छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखिए और फिर एग्जाम में साउथ या सेंट्रल इंडिया के ऑप्शंस देखकर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, अरावली से अब थोड़ा साउथ की ओर चलते हैं और बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी की, जो हमारा एक नेचुरल डिवाइडर है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक भी कहते हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है। बस इतना सोचिए कि भारत के बीचों बीच नॉर्थ और साउथ के इस डिवाइड पर बैलेंस बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सद्भावना की। है ना आसान? इससे अमरकंटक जैसी दूसरी चोटियों के साथ होने वाला आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब विंध्याचल के ठीक दक्षिण में नर्मदा नदी की गहरी भ्रंश घाटी को पार करते ही एक और विशाल हिस्सा हमारे सामने आता है, सतपुड़ा और मैकाल रेंजेस। ये जो सतपुड़ा है ये दरअसल एक ब्लॉक पर्वत है। इसका मतलब है कि जब धरती के अंदर टेक्टोनिक हलचल हुई तो जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे ऊपर की तरफ उठ गया। ये उत्तर में बहने वाली नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदियों की घाटियों के बीच एक ऊंचे चबूतरे की तरह एकदम मजबूती से खड़ा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ियों पर मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया देसी ट्रिक बताऊं? सतपुड़ों को धूप में सुखाओ। बस इमेजिन कीजिए कि बारिश में सतपुड़ा गीले हो गए हैं और उन्हें कड़कती धूप यानी धूपगढ़ में सुखाया जा रहा है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैकाल श्रेणी की तरफ। मैकाल वैसे तो सतपुड़ा का ही पूर्वी हिस्सा है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है। क्यों? क्योंकि ये एक वाटर डिवाइड है। यहाँ रेडियल ड्रेनेज या अरिया अपवाह तंत्र पाया जाता है। मतलब नदियां एक ऊंचे सेंट्रल पॉइंट से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, बिल्कुल साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। और इसी ड्रेनेज सिस्टम का सेंटर पॉइंट है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ये 1048 मीटर ऊंची है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से वेस्ट की तरफ हमारी जीवन रेखा नर्मदा नदी निकलती है और नॉर्थ की तरफ सोन नदी निकलती है, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। अब ये सारा डेटा एक साथ कैसे याद रखें? इसके लिए ये ट्रिक देखिए। मैकाल की गोद में नर्मदा अमर हो गई, अमर से बना अमरकंटक। ये एक सिंगल लाइन आपको मैकाल की सर्वोच्च चोटी और नर्मदा के उद्गम स्थल दोनों को हमेशा के लिए रटा देगी। तो सेंट्रल इंडिया की इन रेंजेस को समझने के बाद अब रुख करते हैं भारत के भूगोल के सबसे ड्रामेटिक हिस्से का, पश्चिमी घाट की विशाल दीवार, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं।
यहाँ 1600 किलोमीटर का ये जो नंबर है ना, ये बहुत क्रूशल है। सच बताऊं तो वेस्टर्न घाट्स कोई टिपिकल पहाड़ है ही नहीं। ये तो ताप्ती नदी से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक चलने वाली 1600 किलोमीटर लंबी एक कंटिन्यूअस कगार या एस्कार्पमेंट है। ये एक ऐसी विशाल प्राकृतिक दीवार है जो अरब सागर से आने वाले मानसूनी बादलों को रोककर पूरे पश्चिमी तट पर भारी बारिश करवाती है। अब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और नीलगिरी की कौन सी है? आइए इस डाउट को आज हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट और पूरे प्रायद्वीप ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये केरल में है और इसकी हाइट है पूरे 2695 मीटर्स। इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि पश्चिम के लोग अपनी बात पर एकदम अडिग रहते हैं। अडिग से बना अनाईमुडी। ये चोटी पूरे साउथ इंडिया में अडिग रूप से सबसे ऊंची है, कोई डाउट नहीं। अब हम उस जंक्शन पर आ गए हैं जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर आपस में मिलते हैं, एक विशाल गांठ की तरह, जिसे हम नीलगिरी पर्वतमाला कहते हैं। नीलगिरी यानी नीले पहाड़, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, जो तमिलनाडु में है और जिसकी हाइट 2637 मीटर्स है। इसकी ट्रिक भी कमाल की है। नीले पहाड़ पे दो बेटे खेल रहे हैं। दो बेटे से क्या बना? दोदा बेटा। अब अनाईमुडी और दोदा बेटा का कंफ्यूजन एकदम खत्म, राइट? बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ ना स्टेट लेवल की चोटियां भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थ हिस्से में यानी उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई, और वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स में ओडिशा की सबसे प्रमुख चोटी है महेंद्रगिरी। वेस्ट में कालसुबाई, ईस्ट में महेंद्रगिरी। ये क्लैरिटी दिमाग में होनी ही चाहिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब हमारे सामने है। हमने अभी तक जितनी भी बात की है उसका एक अल्टीमेट समरी या मास्टर ट्रैकर। आइए इस फाइनल चीट शीट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पुरानी अरावली, उसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो अडीग शिखर अनाईमुडी, जो केरल में है। उत्तरी सह्याद्री की शान कालसुबाई, जो महाराष्ट्र में है, और ईस्टर्न घाट का प्रमुख शिखर महेंद्रगिरी, जो ओडिशा में है। इस एक टेबल को याद कर लीजिए, पूरी टोपोग्राफी आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। तो इस टोपोग्राफिकल सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक विचार करने लायक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। जिस तरह से ये लगातार होने वाला प्राकृतिक कटाव या इरोजन हमारी पृथ्वी को आज भी शेप दे रहा है, आने वाली सदियों में ये प्राचीन दीवारें हमारी जलवायु और सीमाओं को कैसे प्रभावित करेंगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि भूगोल सिर्फ बीते कल की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले कल को भी तय करता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।